और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशन पार्ट 1 और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2। तो आज की शुरुआत करते हैं इस दो खूबसूरत लाइनों के साथ कि डुबा देंगे आपको फिजिक्स के प्यार में, कि डुबा देंगे आपको फिजिक्स के प्यार में, अरे आइए ना कभी दरभंगा के बाजार में। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है, ग्रेविटी का ही एक पार्ट है। लेकिन आज इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके की बात पढ़ेंगे, अलग तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी equation we will derive of the acceleration due to gravity, and by the help of that equation a lot of numerical we will get in our examination, and by the help of that equation we will solve the numericals in examination and we will get the marks in examination. The very important thing, in my previous class I said the confidence is one of the most important factor to gaining of the marks in physics. So if you want to gain the marks in physics, then we have to build up our confidence. Confidence is the very required factor during the solving of numerical. तो हम लोग बात करेंगे आज acceleration due to gravity की. What is acceleration due to gravity? How can we define the acceleration due to gravity? Suppose if in examination this question will not come, after that also we have to keep in our mind for a long period of time of the concept and definition of the acceleration due to gravity. अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे सडनली, अचानक, कहीं पे भी, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, कि बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो ऐसे मुंह पे जवाब फेंक के मारना है कि जब भी कोई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब भी एक बॉडी को हम एक सर्टेन हाइट से छोड़ेंगे तो वो अर्थ के सेंटर की ओर ट्रेवल करेगा, और जब वो अर्थ के सेंटर की ओर ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन होगा, और इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फिर से सुनिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी इट्स सेड टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जिस एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन ग्रेविटी के अंडर में होता है उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। डिफिनेशन आपके सामने है, द रेट एट विच द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम एक बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं ये नीचे की ओर ट्रेवल करता है, और जो रिसोर्स ऑफ फोर्स है वो अर्थ का सेंटर है, तो अगर ये नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है मतलब ये अपनी रिसोर्स ऑफ फोर्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, और जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसमें एक्सेलरेशन का प्रोडक्शन होगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है? क्योंकि डिफिनेशन में वर्ड मेंशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ते हैं और जब वो अर्थ के सेंटर की ओर ट्रेवल करता है तो ट्रेवल कर रहा वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगा। फिर से सुनिए, जब हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से छोड़ते हैं, व्हेन we will release an object from a certain height and that particular object will travel towards the center of earth, that particular object, the traveling object is said to be the freely falling body। तो हम लोग उस ट्रेवल कर रहे ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूले को डिराइव किया था, और उसके बाद फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले को भी डिराइव किया था। दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा होता है वो F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 होता है, और जो हमारा ग्रेविटी ऑफ फोर्स की फॉर्मूला होता है, इधर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने उसमें पढ़ा था G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, द वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है स्मॉल जी और कैपिटल जी, लेकिन दोनों का रिलेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, दोनों का यूज बिल्कुल ही डिफरेंट है, और दोनों रिलेशन से जो हम फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। कंसीडर कर लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन हाइट से अर्थ के सेंटर की ओर गिरेगा, अर्थ के सरफेस की ओर गिरेगा, ठीक है। तो ये एक मास जो है वो अर्थ के सरफेस की ओर गिर रहा है। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग ए को जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल कॉमन एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम है, तो इसीलिए हम लोग इस ए को जी से रिप्लेस करेंगे और इस F इक्वल टू एम इंटू जी लिखेंगे, ए के जगह पे जी लिखेंगे। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी, ये इक्वेशन हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमारी बात हुई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स का उपयोग करेंगे वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला बात हम लोग ये पढ़े थे। और दूसरी बात हम लोग ये पढ़े थे कि जो ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो उस ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला से हम लोग एक इक्वेशन डिराइव किए थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे जी रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे एफ इक्वल टू एम इंटू जी, दैट मींस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव किए थे, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम और स्मॉल एम लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एम से हम लोग मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एम से जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है उस मास को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि हमारा ये चौक है, ये चौक को हमने सर्टेन हाइट से रिलीज किया, अब ये चौक किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लग रहा है, एक अर्थ लगा रहा है और किस पे लग रहा है? चौक पे लग रहा है। तो अर्थ के मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और चौक के मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर किए थे, इस एफ के वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 क्या है? एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इस इक्वेशन को चाहे तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एफ बाई एम। अब f के जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो f के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, f इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इंटू m। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये m कहां से आया? तो यहाँ वाला ये m यहाँ पे। ठीक है, f के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो g इंटू m बाई ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये m इस फॉर्मूला का m हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए स्मॉल m से स्मॉल m हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m हमारा हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बचेगा क्या? g इंटू m बाई आर स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन हमारा है यही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन है। ये हमारा किसका इक्वेशन है भाई मेरे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन है, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। अब आपको जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस g का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे ये कांस्टेंट वैल्यू आता कहां से है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, g इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बार फिर से सुनिए, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, ये कैपिटल एम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये तीनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और जब आप इस तीनों का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि g का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में g के जगह पे हमें क्या वैल्यू पुट करना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस इक्वेशन में हम लोग इस स्मॉल g का यूज करेंगे, कहां पे, कौन से क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन में हम लोग इस स्मॉल g का यूज करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ये 9.8 वैल्यू आया कहां से, तो आप उसे ये इक्वेशन बताएंगे और आप बताएंगे कि g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है।
m का मतलब मास ऑफ द अर्थ होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 5.96 इंटू 10⁻24, लेकिन क्वेश्चन में कहीं कहीं पे आपको 6 इंटू 10⁻24 kg भी लिखा हुआ मिल जाएगा। r का मतलब रेडियस होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस है, इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। जब आप इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस g का कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्वेश्चन में आपको जहां भी g दिखे वहां पे आप 9.8 लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में g का वैल्यू हम लोग 10 भी लिखते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में g इक्वल टू 10 ब्रैकेट में लिखा रहे तब, नहीं तो हम लोग को ये कांस्टेंट वैल्यू ही डालना है। अब कौन से इक्वेशन में, कौन से फॉर्मूला में इस g का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक टॉपिक आता है इक्वेशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उस इक्वेशन को हम लोग अभी पढ़ेंगे, इक्वेशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। इक्वेशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं रटना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, और यहां पे हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कुछ नहीं करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा था वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से कन्वर्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सब कुछ सेम रहेगा, v इक्वल टू यू प्लस, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ ए की जगह पे हमें क्या लिख देना है, gt लिख देना है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या पढ़े थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे s का मतलब डिस्टेंस होता है, और हमारे फ्रीली फॉलिंग बॉडी में डिस्टेंस क्या है, हाइट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो ऑब्जेक्ट एक हाइट को ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे हम लोग s को जो है वो h से रिप्लेस करेंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gt स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन पढ़े थे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, केवल a को g से रिप्लेस करेंगे और s को h से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए ये जहां जहां पे आपको g दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में आपको g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ही रखना है, और अगर क्वेश्चन में दिया रहे अप्रॉक्स वैल्यू 10 तो हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू 10 रखना है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, कुछ कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। दो केस मैं आपको देता हूं, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकेंड, एंड केस नंबर सेकेंड। केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि एक बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, और केस नंबर सेकेंड में है कि आप एक बॉल को अपने हाथ में लिए और नीचे से ऊपर की ओर फेंके। ये दो केस है आपके पास। पहला केस क्या है प्यारे बच्चों कि एक बॉडी जो हम ऊपर से छोड़ दिए नीचे आ गया, दूसरा बॉडी जब हम इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट दूरी तय करेगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया, पहले इसको हम ड्रॉप किए, ड्रॉप करने से पहले ये ऑब्जेक्ट क्या चीज में था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो रेस्ट में था तो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। और जब वो नीचे आके टकराता है
तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब बात को समझिए, जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम की ओर कवर कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे हाथ में बॉल को पकड़ते हैं और ऐसे ऊपर फेंकते हैं, एक कांस्टेंट दूरी तय करने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आने लगता है। क्यों नीचे आने लगता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो एक कांस्टेंट दूरी तय करने के बाद जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट दूरी तय करने के बाद ये फिर से नीचे आएगा, और फिर से नीचे आने के लिए इसको अपना डायरेक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा, और डायरेक्शन चेंज करते समय ये 0 पॉइंट कुछ सेकंड के लिए, 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल सेकंड के लिए इसकी जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां पे बात समझिए, जब इसको हम फेंके पूरे फोर्स के साथ फेंके, जब इसको हम पूरे फोर्स के साथ फेंके तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस समय क्या थी भाई मेरे, मैक्सिमम थी। और जब ये नीचे की ओर आएगा तो कुछ समय के लिए इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो शुरुआत हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी से और एंड हुआ जीरो पर, तो वेलोसिटी घटी या बढ़ी, वेलोसिटी घटी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखना है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया है या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है तो फिर हमारा जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो फिर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और बी का वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और क्वेश्चन बनाते समय इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटेशन पार्ट 2 था। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे। मास एंड वेट हमारा जो अगला टॉपिक है वो मास और वेट है, तो अगले क्लास में हम लोग मास और वेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।